हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपने पैथोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि कार्सिनोमा ऑफ स्टमक है। ये लास्ट के 3-4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थियोरेटिकली भी, और आगे जाके आपको ये काम भी बहुत आएंगे, तो प्लीज़ इनको थोड़ा ढंग से करिएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कार्सिनोमा स्टमक इज ए मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ द स्टमक, यूजुअली इन एडिनोकार्सिनोमा। बेसिकली स्टमक में कैंसर कहाँ मिलेगा? जो अंदर की हमारी लाइनिंग होती है जिसको हम एपिथेलियम बोलते हैं, वहीं पे सारा ये खेल भी करता है। इंसिडेंट्स और रिस्क फैक्टर्स क्या है? देखिए, मेल्स में ये डबल होता है फीमेल से, यानी एक फीमेल को होगा तो दो मेल को होगा। पीक एज इसकी वही 50 to 70 होती है जब हमारी बॉडी वीक हो जाती है। और सबसे ज़्यादा ये जापान, चाइल्ड और आइसलैंड इस टाइप की कंट्रीज में पाया जाता है। रिस्क फैक्टर सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है डाइटरी। जापान क्योंकि एक हार्डकोर नॉनवेज कंट्री है और वहाँ पे स्मोक फूड्स का बहुत ज़्यादा कल्चर है, नाइट्रोसामाइंस बहुत चले जाते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है स्मोक्ड फूड, पिकल्ड फूड्स। अच्छा, एक बैक्टीरिया होता है हमारा, वो भी यहाँ पे भी काम बिगाड़ता है, जिसको हम पाइलोरी, एच पाइलोरी है जो पाइलोरी इन्फेक्शन करता है। ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस और अल्सर क्रिएट करता है। हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है। फोर्थ हमारा फ्रेश फैक्टर हो गया जेनेटिक। ब्लड ग्रुप ए, जापान में ज़्यादातर ब्लड ग्रुप ए ही होते हैं, और फैमिली हिस्ट्री हो गई, यानी कि डाइट प्लस बैक्टीरिया प्लस क्रोनिक गैस्ट्राइटिस प्लस जीन्स, ये सब मिलके बहुत रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें 95% एडिनोकार्सिनोमा ही होता है। एडिनोकार्सिनोमा दो टाइप का होता है, इंटेस्टाइनल टाइप और डिफ्यूज टाइप। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन इससे आएगा। फिर सेकंड लिम्फोमा, थर्ड कार्सिनोइड ट्यूमर, और चौथा हो गया हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। लेकिन 95% केसेस में एडिनोकार्सिनोमा ही होता है, बाकी सभी रेयर ट्यूमर्स होते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है? एच पाइलोरी आया, उसने क्रोनिक गैस्ट्राइटिस किया। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस से क्या हुआ? इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया। अच्छा, मेटाप्लेजिया जिनको नहीं पता, मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। गैस्ट्राइटिस क्या कर रहा है? आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन, एक जगह कंटिन्यूस इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो बॉडी उससे लड़ने के लिए क्या करती है? जो इंटेस्टाइन लाइनिंग में जो सेल्स हैं, वो सेल्स तो बदल चले जाते हैं और नए सेल्स आ जाते हैं, यानी कि दो सेल्स कम विच डू नॉट बिलोंग एट द इंटेस्टाइन। डिफरेंशिएशन नए सेल्स का हो गया कि भाई पुराने तो इन्फ्लेमेशन को से लड़ नहीं पा रहे थे, तो एक नए आ गए। लेकिन नए आने से क्या हुआ? इससे डिस्प्लेसिया होने लग गया, यानी पहले तो नए सेल्स आ गए, और डिस्प्लेसिया का मतलब ये हो गया उन सेल्स की ग्रोथ बहुत बढ़ने लग गई। एक तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो बिलोंग नहीं करते वो आ गए, और फिर जब आ गए, क्योंकि वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो डोमिनेटिंग है, तो वो उस सेल्स में उनकी ग्रोथ बहुत बढ़ने लगी। और आपको पता है कार्सिनोमा का मेन कॉज क्या होता है? अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड ग्रोथ। तो ये धीरे धीरे फिर कार्सिनोमा में कन्वर्ट होता है, यानी बैक्टीरिया से शुरू हुई, लाइनिंग बदली, फिर लाइनिंग एबनॉर्मल हुई और एंड में कैंसर बन गया। ठीक है, यही मेन है। सेकंड में क्या है? नाइट्रोसामाइन और डाइटरी कार्सिनोजेंस, यानी जहाँ पे भी स्मोक्ड फूड्स, ऐसे फूड्स जिसमें कार्सिनोजन कार्सिनोजन बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कब होते हैं? कि जब लोग आग पे मीट ज़्यादा पकाते हैं, वही मेन प्रॉब्लम होती है। उससे क्या होता है? डीएनए में म्यूटेशंस हो गए। ठीक है। थर्ड हो गया हमारा म्यूटेशंस इन ट्यूमर सप्रेसर। हमने पढ़ा था कि कैंसर को दो लोग रोकते हैं। एक फैक्टर तो वो होते हैं जो कैंसर से लड़ते हैं, और एक होते हैं जो ट्यूमर सप्रेसर, यानी ट्यूमर को दबा के रखते हैं। तो अगर इन अगर इन ट्यूमर सप्रेसर में म्यूटेशन हो जाए, यानी जो हमारे सोल्जर्स हैं जो इनको कंट्रोल में रख रहे हैं उन वही कमज़ोर पड़ जाएं, तो कार्सिनोमा के चांस तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो कार्सिनोजेंस और जीन म्यूटेशंस कैंसर को प्रमोट करते हैं। अच्छा, अगर ट्यूमर सप्रेसर के साथ ये याद कर लीजिएगा, दो इजी नाम है, P53 एंड APC, और सेल एडिशन के नाम पे ई कैटरिन। तो थोड़ा इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपको टेक्निकल चीज़ें भी पता है। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी देखिए, हम इसमें बोरमैन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, और इसी क्लासिफिकेशन पे आज तक चल रहा है। इसमें थोड़ा बहुत ही चेंज हुआ है, तो ये अपनी यूनिवर्सिटी में चेक कर लीजिएगा। अगर आया आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना है। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो जिन यूनिवर्सिटी में इजी पेपर बनते हैं वहाँ पे नहीं पूछा जाएगा। तो उसमें सबसे पहले आ गया पॉलीपॉइड एंड फंगेटिंग, यानी कि छोटी गोभी जैसा एक लार्ज मांस का टुकड़ा बनेगा और वो लूमन में प्रोट्रूड कर देगा। ठीक है ना। सेकंड हो गया अल्सरेटिव। अल्सरेटिव में जैसे कि अल्सर होता है, गड्ढा होता है, घाव का गड्ढा होता है, क्रेटर, जैसे आपने देखा होगा ना, मून की सरफेस पर क्रेटर दिखाते हैं, वही है।
उसमें साइड से एज ऊपर और बीच में गड्ढा और घाव। फिर थर्ड हो गया इन्फिल्ट्रेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लिंटिस प्लास्टिका कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डिफ्यूज होता है वो मोटा होता चला जाता है और इसमें कंडीशन हो जाती है लेदर बॉटल स्टमक। आपको पता है कि हमारा स्टमक इलास्टिक होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये पूरा फैल जाता है, डिफ्यूज पूरे स्टमक को कवर कर लेता है। तो डिफ्यूज हमारा एक पानी की प्लास्टिक की हार्ड वाटर बोतल होती है उस तरीके से हो जाता है, एंड इट इज़ ए फेटल कंडीशन। लिंटस प्लास्टिका में पेशेंट की सर्वाइबिलिटी नहीं होती क्योंकि पूरा स्टमक ही उसका बेकार हो गया। और लेदर बॉटल स्टमक, इसको याद करने का बहुत ईजी तरीका है, फिर इसको समझ के आप लिख सकते हैं। फोर्थ हो गया सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, यानी ऊपर ही ऊपर फ्लैट प्लाक, प्लाक जैसे वो जम रहा था ब्लड वेसल्स में, वैसे ही उसी के तरह का गड्ढा उसमें मिल जाता है। ये ट्रीटेबल है। तो आपको याद रखना है, कैंसर कभी पॉलिप बनाएगा, कभी अल्सर बनाएगा, कभी पूरे स्टमक को लेदर बॉटल जैसा हार्ड कर देगा। माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं। माइक्रोस्कोपी में इंटेस्टाइनल टाइप में आपको ग्लैंड फॉर्मेशन मिलेगा और ये एच पाइलोरी से रिलेटेड ही होता है। डिफ्यूज टाइप में आपको सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे। और जैसे सिग्नेट रिंग सेल्स क्या होते हैं कि सेल्स में म्यूसिन पूरा भरा हुआ है और न्यूक्लियस एक साइड दबा दिया, यानी जैसे रिंग होती है ना, रिंग आपने देखा होगा हाथ में पहनते हैं, उसमें ऊपर जहाँ नग एक तरफ लग रहा होता है और बीच में पूरी स्पेस एम्प्टी होती है, उसी टाइप का स्ट्रक्चर आपको माइक्रोस्कोपी में दिखेगा और आराम से आइडेंटिफाई हो जाता है। यहाँ पे कोई ग्लैंड्स वो नहीं होते। तो इंटेस्टाइनल टाइप में आपको याद रखना है ग्लैंड्स बनेंगे। डिफ्यूज टाइप में सिग्नेट रिंग सेल्स हैं जो एकदम इसका खास फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें हमेशा इंडाइजेशन, नोजिया, वेट लॉस, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी पेशेंट को ना भूख लगेगी ना उसको खाना खाने का मन करेगा, ये सब प्रॉब्लम मिलेंगी। आगे जाके उसको एपिगेस्ट्रिक में मास मिलेगा। एपिगेस्ट्रिक रीजन आपने पढ़ा होगा, 9 रीजन थे स्टमक के। वॉमिटिंग मिलेगी, अनीमिया मिलेगा, कैचेक्सिया मिलेगा। कैचेक्सिया का मतलब सीधा सीधा ये है लॉस ऑफ फैट एंड लॉस ऑफ मसल। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें जैसे लोग देखा होगा आपने, सडनली एकदम छोटे हो जाते हैं। छोटे क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका फैट और मसल दोनों गायब होता है, जबकि ऐसा हेल्दी लोगों में नहीं होता। तो स्प्रेड कैसे होगा? स्प्रेड, ये तो हमने कैचेक्सिया देख लिया, स्प्रेड देख लिया। अगर लोकल लेवल पे देखें तो सबसे पहले पेनक्रियाज और लीवर में फैलेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिम्फेटिक रीजन में जाएगा, खासकर विर्चोज नोड। विर्चोज नोड जो होती है लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लेवल पर नोड होती है और वो हमें पता चल जाता है। फिर हेमाटोजेनस हो जाएगा, यानी लीवर को भी इफेक्ट करेगा। तो पेशेंट को शुरू में सिर्फ इंडाइजेशन के सिम्टम्स देंगे, लेट स्टेज में वेट लॉस भी मिलेगा और थर्ड में मास भी साथ में जाता हुआ उसको दिख जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसके? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग में हेमाटोमाइसिस एंड मेलिना। हेमाटोमाइसिस जिनको नहीं पता, मुंह से उल्टी में खून आना, चाहे खांसते खांसते आए चाहे नॉर्मली आए। मेलिना यानी कि जो आपको स्टूल आ रहा है वो डार्क ब्लैक जैसा आ रहा है। वो डार्क ब्लैक क्यों आ रहा है? क्योंकि आपकी जीआईटी में ब्लीडिंग चालू हो गई है और वो ब्लीडिंग पहुंचते पहुंचते ब्लैक हो जाती है। इससे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, यानी पाइलोरस रीजन में, पाइलोरस आपको पता है स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट होता है जो यू शेप में हमारी इंटेस्टाइन से जुड़ रहा होता है, वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन भी मिल सकता है और परफोरेशन भी मिल सकता है। परफोरेशन आपको पता है कहीं भी छेद टाइप हो जाना, ठीक है। तो ब्लीडिंग, ब्लॉकेज और कभी भी स्टमक फटने तक की कंडीशन इसमें आ सकती है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इसमें जो पार्ट है वो इंटेस्टाइनल वाइल वर्सेस डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा को समझना। इंटेस्टाइनल टाइप एच पाइलोरी की वजह से होगा, डाइट और इसमें क्रोनिक गैस्ट्राइटिस मिलेगा। डिफ्यूज टाइप इज जेनेटिक, उसमें ई कैडरिन इफेक्ट मिलता है। इंटेस्टाइनल टाइप में आपको मास मिलेगा, अल्सर मिलेगा और लोकलाइज्ड एक छोटे एरिया में ही होगा। डिफ्यूज टाइप में डिफ्यूज थिकनिंग मिलेगी, लिंटस प्लास्टिका, यानी कि पूरा स्टमक ही बेचारे का, पेशेंट का बर्बाद हो जाएगा, हार्ड एक प्लास्टिक की बोतल की तरह हो जाएगा, बिल्कुल अनफंक्शनल। माइक्रोस्कोपी अगर इंटेस्टाइनल टाइप की करेंगे तो आपको ग्लैंड फॉर्मेशन मिलेगा और डिफ्यूज टाइप में आपको सिग्नेट रिंग सेल्स मिलेंगे और कोई ग्लैंड नहीं मिलेगा। एज जनरली इंटेस्टाइनल टाइप में ओल्डर पेशेंट्स की होती है, डिफ्यूज टाइप क्योंकि जेनेटिक है तो यंगर पेशेंट्स में भी पाया जाता है। कुछ एग्जाम क्विज भी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे कॉमन गैस्ट्रिक अल्सर आपको पता होना चाहिए, वाइवा का क्वेश्चन है, एडिनोकार्सिनोमा, यही 95% केसेस में मिलता है, बाकी सब रेयर फॉर्म है। बोरमैन्स क्लासिफिकेशन में आपको ग्रॉस टाइप्स पता होनी चाहिए, हमने ढंग से एक्सप्लेन करें हैं। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का हॉलमार्क होता है सिग्नेट रिंग सेल्स, ठीक है। और लिंटिस प्लास्टिका का मतलब ये लेदर बॉटल स्टमक। विर्चोज नोड
हमने देख ली लेफ्ट सुपर कैविकुलर मेटास्टेसिस, यानी यहीं पे से लिम्फ नोड में पूरा मेटास्टेसिस चालू हो चुका होता है। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ, और मुझे लगता है पैथोलॉजी सीरीज हमारी बहुत अच्छी चल रही है, और जितने भी ये बड़े बड़े कोचिंग हाउसेज हैं जो इतने फीस लेके भी ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, और हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो प्लीज़, सिंस मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो शेयर कीजिए, जिससे कि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प। थैंक यू।